हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं, जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है, उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम कर रहे थे गाइज साइंस की एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 9th का हम चैप्टर 3 पे पहुंच चुके हैं। चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हम कर रहे थे। हम हाफ ऑफ द चैप्टर या मोर देन हाफ हम काफ़ी सारा चैप्टर हम कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम आगे के चैप्टर को देखेंगे, इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे आज ही के लेक्चर में, ठीक है। तो एक थोड़ा सा विद इन 5 मिनट्स एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद अपना आज का स्टार्ट करते हैं आगे का चैप्टर, ठीक है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी? हमने सबसे पहले फिलोसोफर्स का देखा था कि इंडियन फिलोसोफर्स और ग्रीक फिलोसोफर्स ने क्या बताया था कि एक जो मैटर है, पदार्थ है, उसको जब हम डिवाइड करते हैं, तोड़ेंगे तो हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ सकते हैं, तो एक स्टेज पे आके ऐसा हो जाएगा कि वो और ज़्यादा नहीं टूटेगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट। तो उसको इंडियन फिलोसोफर महर्षि कर्नाद ने क्या कहा था कि वो एक परमाणु है और ग्रीक फिलोसोफर डिमोक्रिटस ने क्या कहा था कि वो एक एटम है। एटम का मतलब जो इनडिविजिबल है, कि वो और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो उन्होंने वो चीज़ें रखी थी, लेकिन वहाँ पे साइंटिस्ट को उस चीज़ में अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ थी कि ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन थी, कोई ऐसी वैलिडेशन नहीं थी, इस चीज़ पे कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हुआ था, राइट। उसके बाद एंटॉइने एल लेवॉइजर ने
दो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज दिए। क्या था? एक था कि कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ, कि जो मास है वो सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता केमिकल कॉम्पोजिशन से या केमिकल चेंजेस की वजह से, ना वो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। और जो एक कंपाउंड होता है उसके अंदर वो जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं कंपाउंड के, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, तो वो जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं तो उनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वो जो केमिकल कॉम्पोजिशन उनकी आती है वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में ही आती है। ठीक है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन ही होता है जिस चीज़ में, जैसे वाटर में जो प्रोपोर्शन होगा वो वाटर कहीं से भी लो वो सेम ही रहेगा। तो एक ही ये चीज़ दी थी, लेकिन अब उन्होंने इस चीज़ को देख तो लिया, लेकिन उनको एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम हो रही थी इसको, कि कैसे एक्सप्लेन किया जाए इन लॉज को। तो इसका काम किसने किया? एक ब्रिटिश के केमिस्ट थे, कौन? जॉन डाल्टन। उन्होंने एक अपनी एटॉमिक थ्योरी दी, किसके बेसिस पे? उन्होंने क्या उठाया कि जो फिलोसोफर्स ने बोला हुआ था कि एटम्स है, उन्होंने उसी एटम को उठाया कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। फिर उन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप करी। उस थ्योरी में उन्होंने जो जो चीज़ें मेंशन करी वहाँ पे, उसमें उन्होंने वो लॉज भी एक्सप्लेन कर दिया उस थ्योरी के माध्यम से। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि एटम क्या है? बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे कि एक एंट है, एक चींटी है, वो हिल बनाती है, तो वो जो रेत है उसके, वो रेत के हर एक कण से बनाती है, तो वो रेत का हर एक कण उससे बना हुआ है ना, सबसे छोटा है। तो ऐसे ही एटम एक बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे कि एक बिल्डिंग बनती है पूरी की पूरी, सबसे छोटा। फिर अब एटम्स कितने बड़े होते हैं? बहुत छोटे होते, नहीं देख सकते, लेकिन आज के टाइम पे टेक्निक्स की वजह से मैग्नीफाइंग इमेजेस से उसको देख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या बात की थी कि एटम्स को, अब जो एलिमेंट्स हैं उनको सिंबल्स दिए जाते हैं, तो सिंबल भी अलग अलग तरीके से दिए जाने की बात की गई, कि जैसे बर्जीलियस ने सबसे पहले इसको सिंबल का कॉन्सेप्ट लेके कौन आया, डिस्कवर किसने किया? जॉन डाल्टन ने। बर्जीलियस ने क्या कहा कि हम कोई भी एलिमेंट का जो नेम है उसका फर्स्ट या सेकंड लेटर या ले सकते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे फिर अलग अलग क्राइटेरिया देखे कि जहाँ से ऑरिजिनेट, जहाँ से मिला है एलिमेंट उसके नाम पे रख दिया, कलर के नाम पे रख दिया, पहला एलिमेंट ले लिया, पहले दो एलिमेंट ले लिए, फर्स्ट एलिमेंट सॉरी एलिमेंट के नेम का पहला लेटर या पहले दो लेटर ले लिए, या पहला लेटर और एक लेटर कोई भी ले लिया, या फिर कोई लैटिन वगैरह के वर्ड में से हमने ले लिया। ठीक है, जैसे कि आयरन है उसका लैटिन वर्ड फेरम है, तो उसके फेरम से ले लिया Fe। तो इस तरीके से अलग अलग कॉम्पोजिशन से या अलग अलग एलिमेंट के नेम से, अलग अलग क्राइटेरिया से ही उनका नाम और सिंबल रखा गया। ठीक है, उसके बाद हमने एटॉमिक मास के बारे में देखा था कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो मास हम निकालते हैं, तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ने जो थी उसमें हमें एटॉमिक मास देखने को मिला, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इसका जिक्र हुआ। तो इसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हमने उसका मास निकाला, एक रिलेटिव मास, कि कितनी ज़्यादा उसमें क्वांटिटी है, उसके बेसिस पे हमने मास निकाला था। ठीक है, जैसे हमने एक फ्रूट सेलर की बात की थी कि उसने वाटरमेलन को कट कर दिया 12 पीसेज में, तो वो एक पीस के हिसाब से फ्रूट को कैलकुलेट कर सकता है कि एक फ्रूट का कितना मास है उस पीस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक रिलेशन रख के, रिलेटिव में या कंपैरिजन करके हमने मास निकाल सकते हैं, एटॉमिक मास। उसके बाद हमने बात की थी कि क्या एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, तो एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। एटम्स क्या होते हैं? एटम्स से मिलके क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स और आयंस बनते हैं, और उससे मिलके फिर एक एलिमेंट बनता है। तो मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स क्या है कि जो एक चार्ज होता है या फोर्सेस होते हैं, उससे जब एटम्स एक ग्रुप बना लेते हैं, बॉन्ड क्रिएट करते हैं, तो वो एक मॉलिक्यूल बन जाता है। अब वो बॉन्ड से क्या हो सकता है? क्या होगा? वो बॉन्ड से मॉलिक्यूल बना, तो वो एलिमेंट का ही एक पार्ट है मॉलिक्यूल। ठीक है, और मॉलिक्यूल अगर एलिमेंट का हम स्मॉलेस्ट पार्ट देखें तो मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल का स्मॉलेस्ट पार्ट एटम, क्योंकि वो मिलके ही बन रहा है, एक हायरार्की में हम ले सकते हैं। ठीक, ये हमने मॉलिक्यूल का देखा था। फिर एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमने उसके बारे में देखा। फिर आयन, आयन क्या होता है? एक चार्ज्ड, कि किस एलिमेंट के ऊपर क्या चार्ज है, हमने उसकी बात की थी। अब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है जिसको हम कैटायन कहते हैं, और नेगेटिव हो सकता है जिसको हम एनायन कहते हैं। ठीक है, और अगर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है तो उसको हम क्या कह देते हैं? पॉली एटॉमिक आयन।
फिर हमने केमिकल फॉर्मूला लिखने की बात की थी कि केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाता है, और उसके बाद हमने रूल्स देखे थे उसके कि उसके वैलेंसीज और चार्जेस हम बैलेंस होने चाहिए। मेटल और नॉन मेटल को कैसे लिखते हैं कि मेटल पहले आता है, चाहे नेम में या सिंबल में, पहले मेटल और फिर नॉन मेटल, और उसके बाद जो कंपाउंड है हम उसके अकॉर्डिंग मतलब आयन के अकॉर्डिंग डालते हैं कि हम उस कंपाउंड को ग्रुप में डालेंगे, फिर जो आयन का जो चार्ज है उसको हम ब्रैकेट के बाहर डालेंगे, ठीक है। और 1 होता है तो हमें ग्रुप में डालने की या 1 मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, राइट। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। आज का अपना स्टार्ट करते हैं और आज हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। अब हमने देखा कि फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाता है मेनली, ठीक है, उसके रूल्स देखे। अब जो सिंपल कंपाउंड्स हैं नॉर्मल, उनका फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाता है। द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स, ठीक है। अब क्या है, जो हमने क्या देखा था कि कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनते हैं। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि वो एलिमेंट सेम हो या वो एलिमेंट अलग ही हो, वो एलिमेंट सेम भी हो सकता है और वो एलिमेंट अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो अब जब वो एलिमेंट सेम होगा तभी भी एक कंपाउंड बनेगा, अलग होगा तब भी कंपाउंड बनेगा। तो जब एलिमेंट अलग होते हैं तो हम उसको बोल देते हैं कि अगर 2 अलग अलग एलिमेंट से मिलके एक कंपाउंड बनता है तो हम कह देते हैं कि वो क्या है, एक बाइनरी कंपाउंड है, ठीक है। वैलेंसीज ऑफ सम आयंस कैन बी यूज टू राइट फॉर्मूला फॉर कंपाउंड्स। अब वैलेंसीज का जो एक टेबल है होती है, आप उस वैलेंसीज की हेल्प से हम कंपाउंड के फॉर्मूले को लिख सकते हैं। While writing the chemical formula for compounds, we write the constituent elements and their valencies. अब केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उस कंपाउंड में हम उनको लिखते हैं और उन एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या है हम उनको लिखते हैं। Then we must cross over the valencies of the combining atoms. उसके बाद हम क्या करते हैं, उन वैलेंसी को क्रॉस ओवर कर देते हैं। क्रॉस ओवर मतलब हम जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, मैथ्स में करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें वैलेंसीज को, जैसे हम एलिमेंट्स लिखेंगे और उनके साथ वैलेंसी लिखेंगे तो हमें उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या दिया है, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, एक कंपाउंड है, लेकिन इसके अंदर एलिमेंट्स हमें क्या दिख रहे हैं, 2 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है जो 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन, और दूसरा एलिमेंट क्या है, क्लोराइड। अब हम अगर इनकी वैलेंसीज की बात करें तो हाइड्रोजन की वैलेंसी भी क्या होती है, 1 होती है, और जो क्लोराइड की वैलेंसी होती है वो भी 1 ही होती है। अब क्योंकि दोनों के हमने क्या किया, हमने एलिमेंट लिख लिया, हाइड्रोजन लिख लिया H और क्लोराइड लिख लिया Cl। हाइड्रोजन के नीचे हमने उसकी वैलेंसी लिखी 1 और क्लोराइड के नीचे हमने Cl के नीचे उसकी वैलेंसी लिखी 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे कि जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1 उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोराइड के साथ, और क्लोराइड की जो वैलेंसी है 1 उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन के साथ। अब क्योंकि 1 तो हम लिखते नहीं हैं तो सीधा हम क्या लिखेंगे, HCl। तो फॉर्मूला क्या बन गया, केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड का क्या बना, HCl। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन और सल्फाइड क्या क्या है, 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और सल्फाइड। अब हाइड्रोजन का हमने पहले एलिमेंट लिखा क्या है, हाइड्रोजन H और सल्फाइड S। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, हाइड्रोजन के नीचे हमने 1 डाल दिया, और सल्फाइड की वैलेंसी क्या होती है, 2 होती है, तो सल्फाइड के नीचे हमने 2 डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, सल्फाइड की वैलेंसी से, जो कि क्या है 2, तो क्या हो जाएगा वो H2, और सल्फाइड को हम हाइड्रोजन की वैलेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है 1, तो सल्फाइड को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 हम इंडिकेट नहीं करते तो हम क्या लिखेंगे S। तो क्या फॉर्मूला बन गया, H2
एस। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूला अगर देखें तो फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ठीक है, हमने Mg लिख दिया और उसके साइड में फिर हमने क्या लिखा, दूसरा एलिमेंट क्लोराइड Cl। अब हम उनकी वैलेंसी लिखेंगे। अब मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, तो मैग्नीशियम Mg के नीचे हम 2 लिखेंगे और क्लोराइड Cl के नीचे हम 1 लिखेंगे। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे उनको। Mg को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्लोराइड की वैलेंसी से 1 से, और क्लोराइड को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीशियम की वैलेंसी से। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, 2, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो Mg को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से, तो वो हो गया Mg ही, और क्लोराइड को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो वो क्या हो जाएगा, Cl2। तो क्या फॉर्मूला बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड का, MgCl2। ठीक है, तो ये तरीका है जिससे कि हम कंपाउंड्स के केमिकल फॉर्मूले लिख सकते हैं। ठीक है, thus in magnesium chloride there are 2 chloride ions। ठीक है, for each magnesium ion the positive and negative charges must balance each other and the overall structure must be neutral। Note that in the formula the charges on the ions are not indicated। अब ये जो हमने फॉर्मूला देखा है, ये हमने सिंपल फॉर्मूला देखा है जिसमें कि आयंस को इंडिकेट नहीं किया गया, क्योंकि हमने क्या देखा था फॉर्मूला के रूल्स में कि जो वैलेंसीज है और जो आयंस है वो बैलेंस होने चाहिए। तो अभी हम थोड़ा सा सिंपलिस्टिक तरीके से देख रहे हैं, अभी हमने आयंस को बैलेंस नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, उनको उनकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई किया है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आयन के बेसिस पे भी इन्होंने थोड़ा सा बता दिया, बट अभी उतने टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। राइट, नेक्स्ट हम बात करें मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। इन सेक्शन वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। दिस कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस। अभी हमने लास्ट सेक्शन में क्या देखा था, अभी हमने पहले एटॉमिक मास हमने देखा, जिसमें हम एक रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लेते हैं, रख लेते हैं, जिसके बेसिस पे हम एटॉमिक मास निकालते हैं। जैसे कि हमने पहले साइंटिस्ट ने क्या रखा था, ऑक्सीजन रखा, और ऑक्सीजन के एटम के मास का 1/16 रखा था, जिसके बेसिस पे हम बाकी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकालते हैं। उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन को हटा के कार्बन 12 ले आए और उसको उसका मास किसके अकॉर्डिंग रखा, 1/12, कि कार्बन जो 12 है उसके एटम का मास, उसके एटम के 1/12 मास जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम एटॉमिक मास निकालेंगे बाकी का। तो इस तरीके से उन्होंने रिलेटिव निकाला, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा एक्सपैंड करके हम मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे निकाल सकते हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance। ठीक है, अब क्या चीज है, जो हमारे पास जैसे एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 एटम्स हैं, हमने उनका एटॉमिक मास निकाल लिया चारों का। ठीक है, जब हमने उन चारों का एटॉमिक मास निकाला, हमने उन चारों को ऐड कर दिया। जब हम उनको ऐड करेंगे तो उन एटॉमिक मास को ऐड करने के बाद हमारे पास जो निकल के आएगा वो क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूलर मास। मतलब एटॉमिक मास को जब हम जोड़ देंगे, सभी एटॉमिक मास को एक ही मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उन सब के एटॉमिक मास को जब हम आपस में जोड़ देंगे तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो होगा हमारा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इट इज देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल का रिलेटिव मास, जिसको हम किसकी टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट की टर्म में, क्योंकि हमने उनको ऐड करके ही निकाला है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला ऑफ यूनिट मास। अब यूनिट मास निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द sum of the atomic masses of all atoms in a formula unit of a compound। ठीक है,
कि एक हम कंपाउंड है तो उसमें मतलब वही चीज़ है कि हम सारे के सारे एटम्स का जब एटॉमिक मास निकाल रहे हैं तो हमने जब उसको ऐड कर दिया, मतलब कि एटॉमिक मास AMU पहले एब्रीविएशन रखी गई थी, एटॉमिक मास यूनिट, फिर उसको साइंटिस्ट ने चेंज करके, या IUPAC जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने चेंज करके क्या रख दिया, उसको सिर्फ U से डिफाइन कर दिया, यूनिफाइड मास। तो अब जो U हमारे पास आ रहा है अलग अलग एटम्स का, उन U को ऐड करके हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, उसी को हम क्या कह देते हैं कि एक सब्सटेंस का ये फॉर्मूला मास यूनिट है। ठीक है, फॉर्मूला मास यूनिट इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, कि जिस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं सब एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड करके, उसी तरीके से ही हम फॉर्मूला मास यूनिट को भी निकालते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट वी यूज द वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंसेस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। सिर्फ फर्क पता है क्या है मॉलिक्यूलर मास में और फॉर्मूला मास यूनिट में, कि फॉर्मूला मास यूनिट में हम उन सब्सटेंसेस का मास निकालते हैं जिनके ऊपर या जिनके साथ जो पार्टिकल्स हैं वो आयंस होते हैं, मतलब कि उन पार्टिकल्स पे हमें आयंस देखने को मिलता है, चार्ज देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब जिन जिन पार्टिकल्स पे हमें चार्ज देखने को मिल रहा है उनको हम क्या बोल देते हैं, उन सब्सटेंसेस को फॉर्मूला मास यूनिट। ठीक है, और जिन पे चार्ज नहीं होता उनको किस नाम से डिनोट किया जाता है, मॉलिक्यूलर मास से। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, सिर्फ एक नेमिंग का डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एज डिस्कस्ड हैज अ फॉर्मूला यूनिट NaCl। अब जो हमने अभी फॉर्मूला लिखे थे हमने कि फॉर्मूला कैसे लिखे जाते हैं केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड्स के, तो क्या है सोडियम क्लोराइड, सोडियम का पहले हम एलिमेंट लिखते हैं तो सोडियम का क्या होता है सिंबल Na, और क्लोराइड का सिंबल क्या होता है Cl। उसके बाद हम उनकी वैलेंसीज लिखेंगे तो सोडियम की वैलेंसी भी 1 होती है तो हम Na के नीचे 1 लिखेंगे और क्लोराइड के नीचे भी 1 लिखेंगे। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ही 1 से ही मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या आ जाएगा बेसिकली हमारा निकल के NaCl। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब इस फॉर्मूले का जब हमें मास यूनिट फॉर्मूला यूनिट मास निकालना हो तो वो क्या हो सकता है, 1/23 प्लस 1/35.5। ठीक है, मतलब क्या किया गया है, इनकी वैलेंसी के साथ इनका जो एटॉमिक मास है उसको मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों मतलब कि दोनों का निकाल के एटॉमिक मास हमने उनको ऐड कर दिया। ऐड करके क्या आ गया 58.5 यू मतलब यूनिफाइड मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो बेसिकली क्या इतना फॉर्मूले में भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या चीज है हमें क्या करना है, सिर्फ कि जो एटम्स हैं सारे के सारे एटम्स का एटॉमिक मास हमने निकाला, उन एटॉमिक मास को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास यूनिट आ जाएगा। द डिफरेंस बीइंग इज जिन पे चार्ज है उनको हम फॉर्मूला मास यूनिट कह देंगे और जिन पे चार्ज नहीं है उनको हम मॉलिक्यूलर मास कह देंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू दिस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है मोल कॉन्सेप्ट। अब ये मोल कॉन्सेप्ट क्या है, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब जैसे पानी है तो पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते तो पानी बनता है, हम जानते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से बनता है कि हाइड्रोजन के हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं और ऑक्सीजन ले ली। ठीक है, तो क्या बनता है ये 2H2O। ये जो जैसे क्या दिया हुआ है 2H2 है तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, H के बाद जो 2 है वो नीचे आएगा। ठीक है, H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन O2। ठीक है, उसके बाद हमें उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, 2H2 की 2 हाइड्रोजन के हम एलिमेंट्स को मिलाएंगे एक ऑक्सीजन के एलिमेंट के साथ, तब हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। ठीक है, तो हमने उसको बनाया। तो अब ये जो रिएक्शन है जो हमने बनाई है वो किस तरीके से बनाई है, ये क्या बता रही है हमें, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। वही कि हाइड्रोजन के हमने 2 मॉलिक्यूल्स को मिलाया एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना
हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन क्या होता है, सॉरी वाटर क्या होता है, H2O, H2O होता है। यहाँ पे क्या है 2H2O, मतलब कि 2 बार 2H2O है हमारे पास, मतलब कि वाटर के, पानी के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स, कि अगर हमने एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ 2 हाइड्रोजन के मिला दिए तो 2 हाइड्रोजन मिलाने पे हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल भी 2 ही बन के निकल के आ रहे हैं। ठीक है, For U of hydrogen molecules combined with 32 U of oxygen molecules to form 36 U of water molecules। ठीक है, कि अगर हम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 4 यूनिफाइड मास अगर हम लेते हैं और उसको कंबाइन करते हैं 32 U के साथ ऑक्सीजन के, तो वो क्या निकल के आता है, हमें कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं वाटर के, 36 U, मतलब मास में निकाल दिया ये। ठीक, we can infer from the above equation that the quantity of a substance can be categorized by its mass and or the number of molecules। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम किसी भी सब्सटेंस को हम किस तरीके से बता सकते हैं कि उसके मास के हिसाब से या उसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उसके हिसाब से भी हम उसको बता सकते हैं। बट अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट्स डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। लेकिन जब हम एक केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें डायरेक्टली हमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है या कितने एटम्स प्रेजेंट है उसके बारे में ही पता चल जाता है डायरेक्टली। कैसे, जैसे कि अभी हमने ये देखा कि हाइड्रोजन के वाटर जो इस इक्वेशन में बात की गई है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है ना, हमने बात की 2H2 कि हाइड्रोजन के हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स है। सिमिलरली ऑक्सीजन के हमारे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, सॉरी 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हमें डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स ही पता चल जाते हैं। Therefore, it is more convenient to refer to the quantity of a substance in terms of the number of its molecules or atoms rather than their masses। अब एक तो क्या इंडिकेट किया हमने मॉलिक्यूल्स में कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, तो उससे हमारे पास क्या निकल के आया। एक हमने अब मास पे बताया कि 4 मास तो किसका है, हाइड्रोजन का, और 32 मास ऑक्सीजन का है, तो वाटर का कितना मास होगा। किसमें ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्या हमें थोड़ा ज़्यादा समझने में ईजी लग रहा है, ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स वाला, कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, ये कॉन्सेप्ट हमें ज़्यादा इजी लग रहा है। तो अगर ये पता चलता है तो इसी कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को हम हर चीज़ में डाल सकते हैं बजाय कि मास वाले कॉन्सेप्ट के। ठीक, सो अ न्यू यूनिट मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अब क्योंकि ये ज़्यादा कन्वीनियंट था मॉलिक्यूल वाला, तो इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया गया। कौन सा, नई यूनिट ले आई, कौन सी, मोल यूनिट। ठीक है, द मोल सिंबल, सिंबल इसका क्या है, मोल, MOL इज द SI यूनिट ऑफ द मास ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कि एक कोई भी सब्सटेंस है उसके अमाउंट की SI यूनिट ही क्या बना दी, मोल बना दी। 1 मोल कंटेन्स एग्जैक्टली, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि एक मोल में कितने ज़्यादा हमें प्रेजेंट देखने को मिलते हैं एंटिटीज़। दिस नंबर इज द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एवोकार्डो कांस्टेंट। ठीक है, ये नंबर बिल्कुल फिक्स है, एवोकार्डो कांस्टेंट का ये फिक्स्ड न्यूमेरिकल नंबर है व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट मोल 1 एंड इज कॉल्ड द एवोकार्डो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। ठीक, तो इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट के हिसाब से एक नंबर फिक्स कर दिया गया है और उस नंबर को फिर क्या बोल देते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोल देते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से क्या चीज़ याद रखनी है, मोल कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम एक केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें अगर हम मॉलिक्यूल्स के हिसाब से, हमने देखा कि हम बताते हैं कि कितने एक मॉलिक्यूल, मतलब एक एलिमेंट में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं एक एलिमेंट के, तो वो हमें ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, तो उसके बेसिस पे मॉल कॉन्सेप्ट को लेके आ गए ताकि वो कन्वीनियंट हमें ज़्यादा रहे। ठीक है, तो वो किसी भी सब्सटेंस, मतलब कितना अमाउंट है एक सब्सटेंस का, उसका उसकी SI यूनिट है मोल, बस इतना याद रखना है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सिंबल N, कि एक सब्सटेंस मतलब कितना ज़्यादा नंबर है तो नंबर को हम N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही चीज़ है सिंबल N ऑफ अ सिस्टम इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज। कि मतलब कि एक स्पेसिफाइड जो
कि कितना स्पेसिफिक कितनी एंटिटीज है उसका नंबर है कि भाई कितने ज़्यादा नंबर प्रेजेंट हैं. एन एलिमेंट्री एंटिटी मे बी एन एटम, a molecule, an ion, an electron, and any other particle or group of specified और स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स. ये एक एलिमेंट्री एंटिटी क्या है? वो कुछ भी हो सकती है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, पार्टिकल, कुछ भी जो भी हमने पढ़ी है. तो वो कितना नंबर है उसका, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से. कि भाई जैसे एटम की अगर हम बात करें तो कितने एटम्स हैं, तो वो एटम का अमाउंट कितना है, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो वो हम एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं. कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो वो चीज़ है बस. द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम दैट कंटेन्स. ठीक है. अब मोल क्या है कि ये जो स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज है, जैसे कि हमने बोला कि इसमें एटम, मॉलिक्यूल, कुछ भी सब चीज़ इसमें आ जाती है, तो उसका ये जो दे रखा है 6.02214076 इंटू 1023, इतना हमें अमाउंट देखने को मिलता है एक सब्सटेंस का. ठीक है. तो ये मोल है बेसिकली. तो 1 मोल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ का एक मोल कितना होगा? 6.022 इंटू 1023 इन नंबर, कि वो नंबर में निकाल देंगे हम. जैसे कि एक डजन में हम कहते हैं ना कि 12 होते हैं, हम कहते हैं ना कि एक दर्जन केले, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 1 डजन इज इक्वल टू 12 नंबर्स. या अगर हम 1 ग्रॉस की बात करते हैं तो हम क्या कह देते हैं, उसमें 144 होते हैं, 144 नंबर्स होते हैं. तो सिमिलरली हमने कह दिया कि एक मोल के अंदर कितने होंगे? 6.022 इंटू 1023 नंबर्स होंगे. ठीक है. बिल्कुल सिंपल सॉर्टेड है. एक दर्जन में जैसे 12 केले हमें मिलते हैं, तो एक मोल में हमें कितने होंगे? 6.022 इंटू 1023. Besides being related to a number, a mole has one more advantage over a dozen or a gross. अब नंबर से तो रिलेटेड है तो हमें कन्वीनियंट रहता है इसको एक्सप्रेस करना या समझना. उसके अलावा एक और एडवांटेज है इसकी. वो क्या है? दिस एडवांटेज इज दैट mass of 1 mole of a particular substance is also fixed. क्या चीज है कि अब ये जो हमें दे रखा है ये फिक्स्ड है, तो जो एक मोल का ही जो मास भी है वो भी फिक्स्ड ही होगा. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट है, मतलब ये एक एडवांटेज है. जैसे कि अगर हम एक दर्जन की बात करते हैं कि एक दर्जन में 12 केले मिलेंगे, अब हम उसके मास की नहीं बात कर रहे कि वो केले का मास कितना होगा कि वो 12 जहाँ पे बनेंगे, उसकी नहीं बात कर रहे. अब चाहे केला मोटा है, लंबा है, छोटा है, किसी भी तरीके का है, 12 केले एक दर्जन होंगे. लेकिन मोल में हम क्या कर रहे हैं? एक फिक्स्ड मास ही होगा. तो ये एक एडवांटेज है कि हमें उसका मास के वो डिस्पैरिटी में जाने की जरूरत नहीं है कि अरे पता नहीं क्या क्या होगा. सेम ही मास रहेगा, हमेशा फिक्स्ड नंबर रहेगा. ठीक. The mass of 1 mole of a substance is equal to its relative atomic और molecular mass in grams. अब मास क्या होगा? जो हम एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास निकालते हैं ग्राम्स में, वही उसी के इक्विवेलेंट क्या होगा? इसका मास होगा. और वो मास फिक्स्ड होगा हर एक चीज का, कि जिस भी चीज का हम मोल निकाल रहे हैं, तो मतलब मोल में रेफर कर रहे हैं हम नंबर में, तो उसका मास सेम ही रहेगा थ्रू आउट. The atomic mass of an element gives us the mass of one atom of that element in atomic mass units. ये वही चीज़ है जो हमने पढ़ी है. एटॉमिक मास क्या होता है कि जब हम एक एटम का मास निकालते हैं और उसको हम किससे रेफर करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, AMU, या फिर बाद में उसको क्या कर दिया? उसको U से डिनोट करते हैं. To get the mass of 1 mole of atom of that element, that is molar mass, we have to take the same numerical value but change the units from U to G. कि अगर हमें एक मोल का, मतलब अगर कोई भी एटम है, ठीक है, उसका अगर हमें एक मोल का मास निकालना है, तो हम उसको क्या कह देते हैं? मोलर मास. कि एक मोल का मास है ना, तो मोलर मास. और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? मोल में हमें क्या मिल रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है. तो हम वही न्यूमेरिकल वैल्यू रखते हैं. बस हम क्या करते हैं कि जो हम जैसे एटॉमिक मास हमने निकाला या मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला, तो हम उसमें क्या कर देते हैं? उस मास के पीछे हम U लगाते हैं. लेकिन क्योंकि जो मोल है उसमें हमें नंबर में निकल के आता है, तो नंबर में हम क्या कर देते हैं? उसको रहेगा तो सेम ही जो हमने मास निकाला है. कि अगर नंबर मान लीजिए
25.25 आया, मान ले 25.25, तो हम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास में क्या लिखेंगे 25.25 U, लेकिन मोलर मास में हम क्या लिखेंगे 25.25 G ग्राम्स। अभी बोला ना कि रिलेटिव जो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम में कर देते हैं, मतलब कि जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास है उसको हम यू से जी में कन्वर्ट कर देते ग्राम में, वही क्या हो जाता है हमारा मॉलिक्यूलर मास, सॉरी मोलर मास हो जाता है। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या करना है यू के जगह पे जी लगाना है, बात खत्म। जैसे निकाला एटॉमिक मास, निकाला मान लीजिए एक एटम का एटॉमिक मास निकाल के उसके पीछे हम यू लगाते हैं, यू को हटा के जब तक मतलब वहां पे यू है तो वो एटॉमिक मास है, यू हटा के जी लगा दिया तो वो क्या बन गया मोलर मास बन गया। सिंपल कॉन्सेप्ट। मोलर मास ऑफ एटम्स इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं उसको तो हम ग्राम एटॉमिक मास भी उसको कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 U, सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 G। कि अगर हम हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है 1 U, क्योंकि हम U लगाते हैं उसमें यूनिफाइड मास जो दिया हुआ है तो 1 U लगा दिया। लेकिन अगर हम ग्राम एटॉमिक मास की बात करेंगे तो हम क्या कर देंगे U की जगह सिर्फ G लगा देंगे तो 1 G हो जाएगा वो। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो 1 U तो क्या था एटॉमिक मास और 1 G क्या बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलर मास। ठीक, 1 U हाइड्रोजन हैज ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब 1 U है तो ये क्या है एटॉमिक मास है तो इसमें हाइड्रोजन का एक एटम है, और 1 G हाइड्रोजन हैज 1 मोल एटम्स। 1 G का क्या मतलब है कि उसमें 1 मोल एटम्स हैं, उसमें तो सिर्फ एक ही एटम था, उसमें 1 मोल एटम्स है। 1 मोल किसके इक्विवेलेंट है जो हमने पढ़ा 6.022 इंटू 1023, तो उसके इक्विवेलेंट है ये। दैट इज, देखो ये दिया हुआ है दैट इज 6.022 इंटू 1023 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 16 U ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन ही है तो एटम्स तो सारे कौन से ही प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन के ही होंगे ना, तो ऑक्सीजन का ही एटम प्रेजेंट है उसमें। ठीक है, तो 16 U तो क्या है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का, उसमें एटम एक प्रेजेंट है। ठीक, ऑक्सीजन का एटम। लेकिन अब हम अगर उसका मोलर मास निकाले तो हम क्या कर देंगे बस यू को हटा के हमने जी लगा दिया तो हमारा मोलर मास निकल गया। तो 16G ऑक्सीजन में क्या होंगे 1 मोल एटम्स होंगे ऑक्सीजन के, तो हम उसको क्या लिख देंगे 6.022 इंटू 1023 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या है हमारा मोलर मास। ठीक है, तो इस तरीके से हम मोलर मास को भी निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे गाइज हमारा हो जाता है चैप्टर 3 फिनिश। थोड़ा सा टेक्निकल भी है कहीं ना कहीं चैप्टर 3, बट ज़्यादा हमें टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाना है, हमें सिर्फ मेन मेन कॉन्सेप्ट को समझना है कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या है, आयन क्या है, पहले तो ये 3 कॉन्सेप्ट। ठीक है, एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। एटम जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो उससे क्या बन जाता है एलिमेंट मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक, और जब हमें एटम्स पे चार्ज देखने को मिलता है तो वो क्या बन जाते हैं आयंस बन जाते हैं। ये तीन कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमें केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से लिखना होता है हमें वो देखना है। वो हमने देख लिया कि एलिमेंट्स लिखे, उसके नीचे वैलेंसी लिखी और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे किए हमने एटॉमिक मास निकाला था। ठीक है, एटॉमिक मास हम क्या करते हैं रिलेटिव, हम उसका एक कंपैरिजन रख लेते हैं, जैसे कि कार्बन 12 के अगेंस्ट हम निकालते हैं। तो एटॉमिक मास जो भी हम निकालेंगे उन एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर मास आ गया सिंपल तरीके से। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास के बाद हमने क्या देखा फॉर्मूला मास यूनिट, वो भी ऐसे ही निकलता है एटम्स के जो एटॉमिक मास होता है उसको ऐड करके। बस फर्क क्या हमने देखा था कि जिन पे आयंस होते हैं मतलब चार्ज देखने को मिलता है जिन पे, उनको हम क्या देते हैं फॉर्मूला मास यूनिट, जिन पे चार्ज नहीं होता है उनको हम क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक,
उसके बाद हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जब भी हमें केमिकल इक्वेशन में डालते हैं तो हम अगर उसके मास की बजाय हम अगर मॉलिक्यूल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें समझते हैं, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो उससे एक मोल कॉन्सेप्ट निकल के आ गया। मोल कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी सब्सटेंस, मतलब कितना है एक सब्सटेंस, उसकी एसआई यूनिट को हमने क्या बोल दिया, मोल। और उसको हमने एक फिक्स्ड उसमें रिप्रेजेंट भी कर दिया। जैसे एक दर्जन में हम क्या कहते हैं, 1 डजन में 12 नंबर्स होते हैं, तो ऐसे ही एक मोल में 6.022 इंटू 1023 नंबर्स होंगे, तो नंबर में रिप्रेजेंट कर दिया उसको। ठीक है, अब उसी का अगर हम मास निकालेंगे एक मोल का, मोलर मास, तो वो भी क्या है, किसके इक्विवेलेंट होगा, सेम ही होगा जो हम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। बस हम उसमें यू की बजाय क्या लगा देंगे, जी लगा देंगे, सिर्फ इतना सा डिफरेंस होगा। ठीक है, तो सिर्फ इतनी सी चीज़ें हैं जो हमें इस चैप्टर में याद रखनी है। और हमें बस क्या करना है कि जो भी एलिमेंट्स है उनका हमें सिंबल पता होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक, रटने की ज़रूरत नहीं है, एक दो बार देखेंगे वो थोड़ा सा माइंड में आ जाएगा, क्लिक कर जाएगा। उनकी वैलेंसीज के अकॉर्डिंग ही वो केमिकल फॉर्मूला बनाया जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब इसके रिगार्डिंग गाइस कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बार इस चैप्टर को रीड कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कोई भी डाउट होता है चैप्टर रीड करने के बाद तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, टिल देन लेट्स एंड अप दिस लेक्चर हियर। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे हेड। जय हिंद।